बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे RT4 में जो आपके चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो चैप्टर नंबर 14 और 15 है। चैप्टर 14 और 15 RT4 में शामिल है। तो बेटे जो चैप्टर 14 है वो हमारा एटमॉस्फेयर के रेलिवेंट है और इसके अंदर ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने तमाम टॉपिक्स आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है बेटे, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेटे एटमॉस्फेयर की फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। बेटे एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। ठीक है बेटे, गैसेस का गिलाफ जमीन के गिर्द वो बेटे एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, और ये विदाउट बाउंड्री एक्सटेंड अपवर्ड, ये जो है बगैर किसी बाउंड्री के ये हमारी अर्थ सरफेस के करीब मौजूद है। ठीक है बेटे, उसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन के एतबार से एटमॉस्फेयर के एमसीक्यूज आपके इसी पेज नंबर जो है 118 पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं कि 99% मैस जो एटमॉस्फेयर का है वो फर्स्ट 30 किलोमीटर में लाई करता है और 75% मैस फर्स्ट 11 किलोमीटर में लाई करता है। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर। मसलन उसमें से आप वाटर वेपर्स को निकाल दें, ड्राई एयर की कंपोजिशन क्या होगी। उसके अंदर बेटे जो गैसेस शामिल है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अलावा आर्गोन नोबल गैसेस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इन गैसेस की बेटे परसेंटेज है आपकी इस कैप्शन एक छोटी सी बनी हुई है 14.1 टेबल उसमें दी गई है। नाइट्रोजन 78.04 है बेटे, और जो ऑक्सीजन है 20.93 है, और जो आर्गोन है 0.93 है, और इसके अलावा जो लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.037% है। ठीक है बेटे, उसके बाद बेटे कंपोजिशन ऑफ ड्राई एयर के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बेटे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मोस्फेयर में। ठीक है बेटे, बेटे देखिए जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं विद द एल्टीट्यूड, बुलंदी के साथ बेटे, तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज होती है। गैसेस की कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से ग्रेजुअली प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन जो टेम्परेचर चेंज है वो वेरिएबल है बेटे। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएबल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड थर्मोस्फेयर। बेटे अब हमने ये नेक्स्ट आपका इसी पे पेज नंबर 119 पे ये टेबल भी बनाई गई है और पूरा ओवरव्यू भी दिया गया है टेम्परेचर वेरिएबल के एतबार से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का। तो बेटे ट्रोपोस्फेयर की अर्थ सरफेस से हाइट 0 to 12 किलोमीटर है और उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज होता है। फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। हाइट क्या है बेटे, उसकी हाइट है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक और टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगा। थर्ड है बेटे मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -93 पर चला जाता है। फोर्थ है बेटे थर्मोस्फेयर। उसकी हाइट बेटे 85 से 120 किलोमीटर तक लाई करती है और उसका जो टेम्परेचर चेंज है वो -93 से ऑनवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, लास्ट थर्मोस्फेयर। ठीक है बेटे, ये 4 लेयर्स हैं और इनकी कैप्शन भी बेटे टेबल बनाई गई है 14.2, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के एतबार से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटे ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फेयर। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फेयर ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के मेजर कंपोनेंट बता रहे हैं 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो इसका 99% जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। ठीक है, ये मेजर कंपोनेंट की हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है कि सिग्निफिकेंट ऑफ CO2 एंड H2O वेपर्स। CO2 और H2O जो वेपर्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोपोस्फेयर में। देखें ऑल्दो अगरचे इनकी कंसंट्रेशन कम है लेकिन दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इनका रोल क्या है बेटे, इनका रोल ये है ये सनलाइट से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको पास आउट होने देती हैं और जमीन से जो उठने वाली रेज हैं जिनको हम IR इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। ठीक है बेटे, उसके बाद इसी ट्रोपोस्फेयर में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं कि इस ट्रोपोस्फेयर रीजन के अंदर टेम्परेचर जो है वो पर किलोमीटर 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है।
पर किलोमीटर 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द एल्टीट्यूड। ओके बेटे, उसके बाद फिर लास्ट पे बेटे जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ट्रोपोस्फीयर की, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ट्रोपोस्फीयर की। बेटे यही वो रीजन है जिसके अंदर हम इंसान यानी कि बनी नो इंसान इसके अंदर रहते हैं। वी लिव, दिस इज द रीजन वेयर वी लिव, हम रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये वो रीजन है जिसके अंदर तमाम वेदर कंडीशंस और उसके अलावा जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, ठीक है। ये इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस है ट्रोपोस्फीयर की। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको डिफाइन करना है कि ये वो रीजन है जो अप टू 50 किलोमीटर तक लाई करता है, ठीक है। और इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये जहन में आता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज क्यों होता है। उसकी वजह यह है ओजोन लेयर मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर IR रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है, उन एनर्जेटिक रेज को, जिसकी वजह से इस रीजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है बेटे। और फिर हमने स्ट्रेटोस्फीयर को डिवाइड किया 3 क्लासेस में, सब क्लासेस में, ठीक है, 3 सब लेयर्स में, ठीक है। अपर स्ट्रेटोस्फीयर, मिड स्ट्रेटोस्फीयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। अपर स्ट्रेटोस्फीयर में बेटे ओजोन डिकम्पोज होती है, यूवी रेडिएशंस की वजह से ओजोन टूट जाती है, O3 से O2 और मोनो ऑक्सीजन एटम बनेगा, ठीक है। फिर जो मिड लेयर है वो ओजोन की फॉर्मेशन का लेयर है, उसमें दोबारा मोनो ऑक्सीजन एटम और O2 मिलकर O3 बना देते हैं, ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म O3, ठीक है, ये ओजोन कहलाता है। लास्ट वाला जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर, लास्ट पे जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें मोनो ऑक्सीजन एटम नहीं होता, यही वजह है कि वहां पे ओजोन मौजूद नहीं होती। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन नहीं होती, जो कि 12 किलोमीटर के बिल्कुल करीब करीब का रीजन है, ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है बेटे। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है ट्रोपो और स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट फिर बेटे इसके बाद प्लूटेंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। प्लूटेंट्स क्या होते हैं बेटे? प्लूटेंट्स एक्चुअली हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं विच काज द पोल्यूशन, जो पोल्यूशन काज करते हैं। इज इट क्लियर बेटे? जो कि एयर को, वाटर को, ठीक है, जो है हमारे इन्वायरमेंट को ये जो है पोल्यूट करें, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है बेटे। दोज हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच कॉज पोल्यूशन। ओके, अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट। जो एक पोल्यूटेंट की शिद्दत को डिटरमाइन करते हैं 3 फैक्टर्स हैं। एक तो उस पोल्यूटेंट की केमिकल नेचर, ठीक है, दूसरा उसकी कंसंट्रेशन, तीसरा उसका परसिस्टेंस, उसकी परसिस्टेंसी, यानी कि उसकी जो है वहां पे परसिस्टेंस टाइम क्या है, कितनी देर वो वहां स्टे करता है पोल्यूटेंट, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और उसकी केमिकल नेचर क्या है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो एक पोल्यूटेंट की सेवेरिटी को डिटरमाइन करते हैं। इज इट क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है, पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट में क्या फर्क है बेटे? जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी चीज को इम्प्योर करते हैं, ना खालिस बना दें, वो कहलाते हैं कंटेमिनेंट्स। जैसे वाटर के अंदर साल्ट को ऐड कर दिया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर दें, तो ये ब्लीचिंग पाउडर, साल्ट वगैरह ही हमारे कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद फिर इसी पेज पे 121 पेज पे बेटे लास्ट पे एयर पोल्यूटेंट दिया गया है बेटे। दोज हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट द एयर, दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है बेटे। अब इनका इफेक्ट्स क्या है? दे बैडली इफेक्ट द वेदर कंडीशंस, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है बेटे, एंड आल्सो इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बेटे। ये इफेक्ट है एयर पोल्यूटेंट्स का। नेक्स्ट मूव करें 122 पेज पे बेटे, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट बताया गया है, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ये टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट है बेटे। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आर द बेटे जो है एग्जॉस्ट प्रोडक्ट व्हिच ड्राइवन आउट फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बेटे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती हैं, जो है जो हार्मफुल हमारे पास ऑक्साइड्स हासिल होंगे, उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स क्या आपकी बुक में गिवन है 122 पेज पे बेटे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दे आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, मीथेन हो गई, उसके अलावा अमोनिया हो गए, दे आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है बेटे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट एक्चुअली आर फॉर्म्ड बाय द वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। इसके एग्जांपल में बेटे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ओके बेटे। अब नेक्स्ट है बेटे सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है, जिनमें 2 किस्म के ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड।
इनके सोर्सेज 122 पेज पे दिए गए हैं बेटे। 3 इसके पॉइंट्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, ठीक है बेटे। जब ऑर्गेनिक मैटर को हम जलाते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, आतिश फिजा होती है, तो उससे जो गैसेस रिलीज आउट होती हैं वो एक्चुअली ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होते हैं। उसके अलावा फॉसल फ्यूल्स की कंबस्टन से, जब हम फॉसल फ्यूल को कंबस्ट करते हैं तो उससे जो ऑक्साइड्स हासिल होते हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है बेटे। फॉसल फ्यूल्स में हमारे आ जाते हैं बेटे नेचुरल गैस आ गई, पेट्रोलियम आ गया बेटे, कोल आ गया, ये दीज आर द फॉसल फ्यूल्स, ओके। उसके बाद है फिर बेटे फॉरेस्ट फायर, जंगलात की लकड़ी को जैसे हम बेटे बस्ट करते हैं तो उससे भी हमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हासिल होते हैं। ये 3 सोर्सेज है बेटे, ठीक है। इनको हेडिंग्स के साथ आपने लिखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ CO2 लेयर, CO2 लेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है बेटे। CO2 लेयर की सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारी जो हमारी अर्थ के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर रही है CO2 की लेयर, और ये ग्लास की सूरत में जो है ग्लास वॉल के तौर पर ये हमारे अर्थ के करीब मौजूद है, ठीक है। और CO2 लेयर का काम क्या है बेटे, CO2 लेयर और वाटर वेपर्स ये UV रेस को पास आउट होने दे रहे हैं और IR को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये CO2 लेयर ना होती तो हमारी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड 17 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो डिक्रीज होकर -20 पे चला जाता है। ये है इसकी सिग्निफिकेंस। अगर CO2 लेयर ना होती तो जमीन पर हर चीज फ्रीज हो जाती, टेम्परेचर माइनस में चला जाता, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ CO2 लेयर। नेक्स्ट आएगा फिर बेटे रिसाइकलिंग ऑफ CO2 एंड O2। जैसे बेटे CO2 प्लांट्स के लिए उतनी जरूरी है जितनी ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन। देखिए प्लांट CO2 को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके CO2 रिलीज करते हैं। तो इन दोनों गैसेस का आपस में एक बैलेंस है, एक रिसाइकल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट 123 पेज पे बेटे CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस की आप हेडिंग बनाएंगे, आपको बनवाई हुई है क्लास में भी ग्रीन हाउस गैस। CO2 एक्ट एज अ ग्लास वॉल। कैसे ग्लास वॉल के तौर पर एक्ट कर रही है कि इट अलाउ द UV रेज टू पास थ्रू इट एंड ऑब्जॉर्ब द IR रेडिएशन। इन दिस वे इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड बेटे ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ डेफिनेशन मेंशन्ड है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए जब CO2 लेयर IR को ऑब्जॉर्ब करेगी तो इन एनर्जेटिक रेडिएशंस को, इन जो है एनर्जेटिक रेज को जब वो ऑब्जॉर्ब करेगी, इन रेडिएशंस को जब ऑब्जॉर्ब करेगी तो ये अर्थ के टेम्परेचर को वार्म अप रखेगी, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो वार्म अप रहेगा, गर्म रहेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ज्यादा रेडिएशन ट्रैप हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और CO2 की कंसेंट्रेशन के बढ़ने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। 123 पेज तो बेटे 2 डायग्राम बनाई गई हैं A और B के नाम से। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बेटे आपने लाजमी इसमें बनानी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से देखिएगा बेटे। 124 पेज, 125 पेज और 126 पेज आपके सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, शामिल नहीं है। 127 पेज पे एसिड रेन का टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से एसिड रेन, इसकी डेफिनेशन और इसके इफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एसिड रेन हमने पढ़ा कि ऑक्साइड्स जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये कैसे हासिल होते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। बेटे जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो ये ऑक्साइड्स हासिल होंगे और यही ऑक्साइड्स बेटे जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे चेंज इनटू एसिड्स, वो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे बेटे CO2 वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगी। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, और सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीस सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर नॉर्मल रेन कन्वर्ट इनटू एसिड रेन, एक एसिड रेन में चेंज हो जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसिड रेन की जो pH होती है एसिड रेन की वो 4.5 राउंड अबाउट होती है और जो हमारी नॉर्मल रेन है उसकी pH 5.6 to 6 होती है,
ठीक है बेटे, तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। 4 होती है एसिड रेन की पीएच और 5.6 to 6 होती है नॉर्मल रेन की पीएच। अब इफेक्ट क्या है एसिड रेन के, ये 4 पॉइंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं 128 पेज में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीचिंग प्रोसेस कि एसिड रेन जो है ना वो हैवी मेटल्स को अपने साथ लीच आउट करके ले जाती है, और जब वो लेक्स और रिवर्स में ये हैवी मेटल्स जाएंगी तो वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स को भी ये इफेक्ट करेंगी, जैसा कि फिशेस के जो है गिल्स होते हैं वो क्लॉग्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं ड्यू टू द इनहेरिंग द आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयंस जब वो जो है फिशेस के गिल्स में जाएंगे तो वो फिशेस के गिल्स को क्लॉग्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं, सफोकेशन काज होगी और जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं हब्स की वजह से, सफोकेशन की वजह से। ठीक है, तो ये इफेक्ट है एक्वेटिक लाइफ पर। उसके बाद है इफेक्ट ऑन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पर एसिड रेन का क्या इफेक्ट है कि एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट, जो बिल्डिंग का लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उस पर इफेक्ट करके बिल्डिंग की खूबसूरती को डैमेज करती है। बिल्डिंग इरोडेड हो जाती है, डे बाय डे वो खत्म हो जाती है, डल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सॉइल की एसिडिटी बढ़ा देती है। एसिड रेन सॉइल की तेजाबियत बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्रॉप जो है प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट होगा, असर होगा। ठीक है, और लास्ट पे फिर ये ट्रीज वगैरह जो है दरख्त वगैरह और एनिमल्स पर भी एसिड रेन का इफेक्ट है। ठीक है, यंग प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाती है, रोक जाती है इस एसिड रेन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 पेज में ओजोन डिप्लीशन का। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 14 का, ओजोन डिप्लीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओजोन लेयर को डिफाइन करना है कि अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का जो रीजन है दैट इज ओजोन लेयर, और ये 25 to 30 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, ये ध्यान में रखिएगा 25 to 30 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने ओजोन को बताना है व्हाट इज ओजोन। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, O3 इसका फार्मूला है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रेटोस्फेयर की मिड लेयर में है, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में O2 प्लस O मिलकर O3 बनाते हैं। ठीक है बेटे, अब ओजोन का बेनिफिट क्या है, ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर रही है, उसको अब्सॉर्ब कर रही है, उसको जमीन पर जाने से रोक रही है, यानी कि हमें ह्यूमंस के लिए और जो है अर्थ जो इनहेबिटेबल जितने भी सब ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये ओजोन बचा रही है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आ जाती तो जो है ह्यूमंस में स्किन कैंसर और आई कैंसर आम हो जाता। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हैं ओजोन लेयर के। उसके बाद 130 पेज पे 2 रिएक्शंस हैं जो ओजोन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, ओजोन फॉर्मेशन एंड ओजोन डिकम्पोजिशन। ये दोनों रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन की कंसंट्रेशन की। उसके बाद आपने हेडिंग डाली है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीट किस तरह हुई है बेटे, एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये जो एयर रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, एसी वगैरह और उसके अलावा रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इनसे गैसेस कुछ निकल रही हैं, वो गैसेस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। जब ये बेटे हमारे एटमॉस्फेयर फिजा में जाती हैं तो इन पर जब यूवी रेज पड़ती हैं तो इनके जो क्लोरीन और जो है कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो CFCl3 से, यानी कि ये CFCl3 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है उसका मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है। इस पर जब यूवी रेज पड़ेगी, ठीक है, तो ये टूट कर CFCl2 बन जाएगा और प्लस इससे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको डॉट यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक फ्लोरीन रेडिकल बेटे लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके O3 के साथ रिएक्शन करेगा, O3 के साथ ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ठीक है, और इसको तोड़ देगा O2 में प्लस OCl। ठीक है, फिर ये OCl दोबारा अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल। ये ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल एक और ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल के साथ बेटे मिलकर और ये बना देगा O2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा रिसाइकल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं एक क्लोरीन रेडिकल लाखों ओजोन मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकता है। बेटे जहां पे ओजोन डिप्लीशन होगी, द रीजन वेयर द ओजोन डिप्लीट, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल, उसको ओजोन होल कहते हैं। और फर्स्ट टाइम ये 1980 में अंटार्कटिका में देखा गया था और 1990 में इसको फिर आर्कटिक एक जो है उस कंट्री है उसमें देखा गया। 1990 2 बार ये ऑब्जर्व किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर ओजोन की बेटे इफेक्ट्स क्या हैं। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है ये अर्थ सरफेस से इसको बचा रही है और उसके अलावा अदरवाइज स्किन कैंसर हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। ये इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन है कि अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है
तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन पर आ जाएंगे और उससे स्किन कैंसर आम हो जाएगा। उसके अलावा जो है इन्फेक्शंस, डायरिया वगैरह भी आम हो जाएगा ओजोन की डिप्रेशन से। और उसके अलावा विंड पैटर्न चेंज हो जाएगा, आबो हवा पर असर पड़ेगा अगर ओजोन डिप्लीट होती है तो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है बेटे, अब ये था चैप्टर नंबर 14 का ओवर व्यू था कंप्लीट। इसका एक आपके सामने मैंने इसको जो है ब्रीफ किया है पूरे चैप्टर को। तो ये आपके सिलेबस का इस चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 15 और इसका टाइटल वाटर का है। और इसके जो ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए बेटे। पहला टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 15 का वाटर एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर एज अ सॉल्वेंट किस तरह जो है एक्ट करता है। ये बेटे वाटर जो है इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं और इस वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस विद इन इट। ये क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और इसका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के पीछे 2 रीजंस हैं, बिकॉज ऑफ पोलर नेचर का होना और दूसरा इसका एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पोलर नेचर ऑफ वाटर क्या है बेटे, वाटर जो है पोलर स्ट्रक्चर रखता है, इसका एक एंड पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव एंड है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव एंड है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव एंड है। जब भी कोई आयनिक सब्सटेंस, कोई कोवलेंट पोलर सब्सटेंस इसके करीब आएगा तो वो आयनाइज होकर इसके अपोजिट एंड के साथ अट्रैक्ट करके वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि वाटर का जो नेगेटिव एंड होगा वो सब्सटेंस के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और वाटर का जो पॉजिटिव एंड होगा वो सब्सटेंस के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करके इस तरह वो उसको अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर लेगा। जैसे आयनिक सब्सटेंसेस और साल्ट्स वगैरह ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं इसी पोलर नेचर की वजह से। हाँ, एक और चीज जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन वगैरह नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। क्यों डिसॉल्व नहीं होते? क्योंकि उनके पास पोलर बॉन्ड नहीं होता, पोलर एंड नहीं होता। यही वजह है कि उनका पानी के साथ, वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता और वो वाटर के अंदर अनडिसॉल्व रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड, आप देखें ना वाटर की अगर हम जो है इसका ज्योमेट्री देखें वाटर एक मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन इसके सेंटर में है, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है और इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। ठीक है, इसके हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए 2 OH बॉन्ड वाटर के और ऑक्सीजन के पास बेटे 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स और 2 ये OH बॉन्ड enable one water molecule to attract the further 4 water molecules। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 फर्दर वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस तरह टेट्राहेड्रल बिहेवियर इसका शो होता है और यही टेट्राहेड्रल बिहेवियर जो है ये जो है मैनी पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड जिनके पास OH ग्रुप होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने की अहलियत रखता है। वाटर का ये जो टेट्राहेड्रल बिहेवियर है नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने की इसकी जो है उसको शो करता है। ठीक है, उसकी एबिलिटी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल्स हैं, शुगर वगैरह हैं, इनके अंदर OH बॉन्ड होता है और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व उसके टेट्राहेड्रल बिहेवियर की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा सॉफ्ट और हार्ड वाटर। देखिए सॉफ्ट वाटर वो होता है जो वाटर के साथ जो है सॉफ्ट वाटर जो उसके साथ सोप के साथ गुड लेदर बनाता है, अच्छी झाग बनाता है, वो सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, और ये पीने के लिए इट इज फिट जो है फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी ये फिट होता है, हम इसको पी सकते हैं। जो हार्ड वाटर होता है ये सोप के साथ गुड लेदर नहीं बनाता, डज नॉट प्रोड्यूस द गुड लेदर विद सोप। साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाएगा हार्ड वाटर और इट इज अनफिटेड फॉर ड्रिंकिंग के लिए अनफिटेड होता है जो हार्ड वाटर होता है। और इसकी काजेस ऑफ हार्डनेस वाटर क्या है बेटे? देखें जब वाटर का वेपर जो है रेन वाटर जो डाउनवर्ड फॉल करता है तो एटमॉस्फेयर से CO2 इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये CO2 मिला जब वाटर जो है ये जमीन पर पड़ेगा तो जमीन पर मौजूद जो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएंगे सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये CO2 मिले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये CO2 मिले वाटर के साथ जब मिलेगा तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ये जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स है दिस कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ये वाटर की हार्डनेस की वजह होती है। यहाँ 2 चीजें बताई गई हैं
कि ये जो जिप्सम कंपैरिजन बताया गया जिप्सम और लाइमस्टोन का, ध्यान में रखिएगा। जिप्सम स्प्रेंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर जो है हल्का हल पसीर है, और जो लाइमस्टोन है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। एक कंडीशन है कि वो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी शो करता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CH3। कब? जब वाटर के साथ CO2 मिक्स हो जाए, यानी कि CO2 मिक्स्ड वाटर जब CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तब कैल्शियम कार्बोनेट उस वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा और चेंज हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। और ये वाटर की हार्डनेस की वजह बनेगी। अब दो किस्म की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। दो टाइप्स की हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, और परमानेंट हार्डनेस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। सल्फेट्स और क्लोराइड्स की मौजूदगी परमानेंट हार्डनेस की वजह है, ठीक है बेटे। अब टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को जब हम रिमूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर का सॉफ्टनिंग यानी कि वाटर का सॉफ्ट होना, हार्ड से उसका सॉफ्ट होना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। और वो एक हार्ड वाटर सॉफ्ट कब होगा? जब उसके अंदर जो हार्डनेस की वजह आयंस है उनको रिमूव कर दिया जाए, यानी कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम द वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। उसको क्या कहेंगे? सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल मेथड्स हैं बेटे। दो मेथड आपकी बुक में डिस्कस किए गए, बाय बॉइलिंग, क्लार्क मेथड। ये है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के। देखिए जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को आप बेटे बॉयल करें, उसको हीट अप करें, तो उसमें से जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगी और वाटर वहां से सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉइलिंग के थ्रू भी हम जो है टेम्परेरी हार्ड को रिमूव कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को। और क्लार्क मेथड में भी, अब क्लार्क मेथड एक केमिस्ट है क्लार्क, उसने जो है स्लैग लाइम का, जिसको आप बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH इसका फार्मूला होता है। जब उस स्लैग लाइम को CaOH को आप जो है सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स चेंज हो जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वाटर सॉफ्ट हो जाता है। ये क्लार्क मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। इसका बेटा प्रिंसिपल ये है कि हम परमानेंट हार्डनेस को केमिकल्स के इस्तेमाल से उसको रिमूव करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को वो केमिकल सोडियम जियोलाइट भी हो सकता है और उसके अलावा वाशिंग सोडा भी हो सकता है। वाशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कहते हैं। जब इस सोडियम कार्बोनेट को किसी भी सल्फेट्स या क्लोराइड्स मिले, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे इस वाशिंग सोडे का, तो वहां से जो है ना हमें जो है क्रिस्टल्स फॉर्म में इनसॉल्युबल कार्बोनेट हासिल होंगे और साथ जो है ना एक सॉल्युबल जो है ना उसके साथ साल्ट उस वाटर में मौजूद होंगे, जो है उसको फिर जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए इतने डेंजरस या हैजर्ड नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, ठीक है बेटे। जैसे सोडियम सल्फेट है, ये एक्वा फॉर्म में होता है, इसका ह्यूमन हेल्थ पर इतना ज्यादा असर नहीं है। सोडियम जियोलाइट भी एक आयन एक्सचेंजर है बेटे, सेकंड मेथड है। ये तो वाशिंग सोडा था फर्स्ट मेथड, सेकंड है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट एक्चुअली एक आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। और ये रेजन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, नेचुरल रेजन है, ठीक है बेटे। एक एक्सट्रैक्टिंग प्रोडक्ट है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की। फार्मूला सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का NaLSiO3 ट्वाइस है, ठीक है। उससे ये बनने वाला सोडियम जियोलाइट, इसको आर्टिफिशियली भी हम प्रिपेयर करते हैं। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के अंदर यूज होता है, जिससे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। इसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयन एक्सचेंज होंगे और वाटर जो है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट आप आ जाए 143 पेज पे। डिसएडवांटेज है हार्ड वाटर के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हार्ड वाटर जो है ये कंजप्शन ऑफ सोप है, यानी कि साबुन का ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, और उसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट है, ठीक है। और मैनी स्टोमक डिसऑर्डर की वजह बनता है हार्ड वाटर। और उसके बाद ये इस्तेमाल के लिए भी, इंजन्स वगैरह के लिए, ठीक है, बॉयलर्स के लिए, टर्बाइंस के लिए हार्ड वाटर अनफिट होता है। और इसमें जो है स्केल्स बन जाती हैं, यानी कि इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की तह जो है वो इंजन्स के ऊपर, बॉयलर्स के ऊपर जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम स्केल्स कहते हैं, बॉयलर स्केल्स, ठीक है बेटे। जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो जाती है, इसका नुकसान है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 144 पेज पे वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूट होना, ठीक है, वाटर बॉडीज का पोल्यूट होना, तो दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर बॉडीज में लेक्स, रिवर्स वगैरह, ओशंस वगैरह, ग्राउंड वाटर आ जाता है, ठीक है बेटे। जब हम वाटर पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे वाटर बॉडीज में तो वाटर पोल्यूशन डेवलप होगी। तो कुछ इफ्लुएंट्स को हमने डिस्कस करना है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है हमारा। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट इसमें शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप होती हैं, इंस्टॉल्ड क्यों होती हैं, इनको क्यों इंस्टॉल किया जाता है, इनको क्यों लगाया जाता है इंडस्ट्रीज को। फर्स्ट पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि हम इंडस्ट्रीज इसलिए लगाते हैं हमारी सोसाइटीज की नीड को, जरूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो वेस्ट जो है जब वो ग्राउंड वाटर के साथ लीच आउट होकर जाकर मिलेगा तो वो उस वाटर को जो है कंटेमिनेट करेगा, उसको वाटर को पोल्यूट करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में कौन सी चीजें शामिल हैं, सॉलिड मटेरियल भी हैं, केमिकल्स भी हैं। एग्जांपल्स में देख लें आप, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, हैवी मेटल्स है, मिनरल एसिड, ऑयल वगैरह और ग्रीस वगैरह है, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का इफेक्ट क्या है, लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इफेक्ट्स क्या है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के। पहला इफेक्ट ये है, पहला डिटोरिएट। डिटोरिएट का मतलब आप डिक्लाइन भी कह सकते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देते हैं, वाटर की क्वालिटी को खत्म करते हैं। दूसरा इनका इफेक्ट ये है कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। थर्ड इफेक्ट इनका ये है कि जब ये ग्राउंड वाटर के साथ लीच आउट होकर नीचे जाएंगे तो वहां पे वो उस ग्राउंड वाटर को ह्यूमन हेल्थ के लिए अनफिट कर देंगे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हैवी मेटल्स जो होती हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में, ये हैवी मेटल्स बहुत सारी डिसऑर्डर्स की वजह बनती हैं और उनको वन बाय वन डिस्कस करता है। जो कैडमियम है ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है, किडनी डैमेज करती है और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, RBSCS को भी डैमेज करती है, रेड ब्लड सेल्स को। और जो लेड है जिसको PB से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैडमियम है उसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ये सैंपल्स हैं। लेड जो है वो किडनीज को डिसफंक्शन करेंगे, लिवर, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आखिरी जो है मरकरी जिसका Hg उसका सिंबल है, ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स को डैमेज करेगी। डोमेस्टिक इफ्लुएंट सेकंड नंबर पे, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स, इसमें सबसे ज्यादा डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल है। पहला क्वेश्चन, पहला पैराग्राफ ये है, व्हाई द डिटर्जेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका यूज ऑफ डिटर्जेंट डे बाय डे क्यों बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि डिटर्जेंट सोप के मुकाबले में ज्यादा जो है अच्छी जो है वो सफाई देते हैं, ठीक है, और गुड क्लीननेस उसकी एक पहली वजह। और उसके अलावा जो है ना ये इवन इन एसिडिक मीडियम में भी काम कर जाते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट। ये इसकी दो वजूहत हैं जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स को सोप्स पर जो है वो बर्तरी दी गई है, अहमियत दी गई है, उनको डोमिनेट किया गया है डिटर्जेंट्स को सोप पर, ठीक है, उसकी वजह ये है। और उसके अलावा एक और चीज, और इनके डिसएडवांटेज क्या है, इनके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वर्ड से खुद ज़ाहिर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से डिकम्पोज ना हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो बैक्टीरिया से डिकम्पोज हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल है। प्लांट्स और एनिमल्स बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके ये डिटर्जेंट्स वगैरह, पेंट्स वगैरह, डाइज वगैरह, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके बेटे, उसके बाद इन डिटर्जेंट्स का इफेक्ट क्या है, देखिए डिटर्जेंट्स के अंदर फास्फेट साल्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कौन से साल्ट होते हैं, फास्फेट साल्ट। ये फास्फेट साल्ट्स जो है अलगी की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल जो हैं वो सफोकेशन महसूस करते हैं, फील करते हैं, और एट द एंड जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से, ठीक है। ये है इफेक्ट इफ्लुएंट्स में जो उसकी एग्जांपल्स हैं डोमेस्टिक इफ्लुएंट की, उसमें ना सिर्फ डिटर्जेंट्स हैं बल्कि वेजिटेबल वेस्ट है, गार्बेज है, केन्स है, बोटल्स है, केमिकल, सोप्स, वॉशिंग पाउडर, ETC है, ठीक है बेटे, ये भी इसकी एग्जांपल्स है डोमेस्टिक इफ्लुएंट की। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट है, देखें एग्रीकल्चर इफ्लुएंट में दो चीजें आ जाती हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके यूजेस क्या है, हम फर्टिलाइजर्स को सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एनिमल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उसकी क्वांटिटी को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पेस्टिसाइड क्यों यूज करते हैं, स्प्रे वगैरह, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने के लिए। अब पेस्ट क्या है, वुड्स हैं, उसके अलावा हर्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, फंजाई है, वायरसेस हैं, ये पेस्ट्स हैं, इनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं।
अब इस एग्रीकल्चर इफ्लुएंट का इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट लीचिंग प्रोसेस। देखिए जो है एक्सटेंसिव क्रॉप जो कल्टीवेशन होगी उससे ये केमिकल्स जो है वो लीच आउट होकर नीचे ग्राउंड वाटर में जाएंगे, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के केमिकल्स, और वो जाकर ग्राउंड वाटर को जो है वो डैमेज करेंगे। इस प्रोसेस को हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, और ये पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में ये होगा जो एग्रीकल्चर रन लैंड है, ठीक है, यानी कि ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हैं इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, इनके अंदर जो सॉल्ट आयंस होते हैं वो होते हैं जी अपना नाइट्रेट आयन और फास्फेट आयन। ये नाइट्रेट और फास्फेट आयन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में जो पाए जाते हैं, ये जाकर अलची की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। वही कंसेप्ट, अलची की ग्रोथ बढ़ेगी, अलची को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया वाटर से ऑक्सीजन लेंगे, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू सफोकेशन विल डाई, वो मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज ये है कि इट इज अनफिट फॉर वॉशिंग एज वेल एज ड्रिंकिंग पर्पस। उसके अलावा ये एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर को डैमेज करता है वाटर पोल्यूशन, और उसके अलावा ये अब्सॉर्ब ऑक्सीजन को की डेफिशिएंसी की वजह बनता है वाटर पोल्यूशन। और ना सिर्फ ये ह्यूमंस के लिए ये जो है नुकसानदेह है, डिवेस्टेटिंग है, बल्कि ये एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, और इट कॉजेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ अलजी, जिसकी वजह से सफोकेशन होगी और एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स विल डाई, मर जाएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल जो है इफेक्ट्स हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है बेटे, लास्ट टॉपिक है बेटे हमारा वाटर बोर्न डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर बोर्न डिजीजेस। वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं ड्यू टू ड्रिंकिंग द जो है हार्ड वाटर, ठीक है, आर ईटिंग द फूड प्रिपेयर्ड विद हार्ड वाटर। ये जो पोल्यूटेड वाटर या हार्ड वाटर के पीने से या पोल्यूटेड वाटर के की मदद से बनाई गई फूड को इनटेक करने से वाटर बोर्न डिजीजेस डेवलप होती है। ठीक है बेटे, अब वाटर पोल्यूशन की जो वजह बताई गई है वो टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। टॉक्सिन्स में वही हैवी एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक, मरकरी और कैडमियम, लेड वगैरह, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह है। ठीक है, सबसे बड़ी रीजन वाटर पोल्यूशन की लैक ऑफ पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज है। दिस इज द मेन कॉज। ठीक है बेटे, उसके बाद वाटर बोर्न डिजीजेस को वन बाय वन डिस्कस किया गया है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरिया डिजीज। डायरिया डिजीज में बेटे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, कोलेरा इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है बेटे, डायसेंट्री है बेटे, इंटेस्टाइनल डिजीज है। ठीक है बेटे, ये भी बैक्टीरिया और पैरासाइट की वजह से होती है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड और मुकस वगैरह मुंह से आ जाता है। ठीक है, और कोलेरा है, ये बेटे एक बैक्टीरिया है, वाइब्रस कोलेरा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोलेरा की काज क्या है? वाइब्रस कोलेरा है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है, और ये जो है सेवियर डायरिया एंड कैन बी फेटल। कोलेरा जो है ये मोहलिक बीमारी है और इसके अंदर शदीद किस्म का डायरिया हो जाता है। ठीक है, क्रेप्टोस्पोरिडियम वाटरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ की वजह से होता है क्रेप्टोस्पोरिडियम। इसके अंदर वॉमिटिंग आती है और इसके अंदर भी डायरिया शामिल है। ठीक है बेटे, और फ्लोरोसिस है। फ्लोरोसिस बेटे ये डिजीज है जो कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन की कंजम्पशन से, उसके जो है कम होने से ये फ्लोरोसिस होगा। इसके अंदर हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, टीथ वगैरह और बोन्स वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है। हेपेटाइटिस है, 5 किस्म के हेपेटाइटिस है। लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिगर की सोजिश हो जाती है। खास ख्याल रखिएगा, हेपेटाइटिस में लीवर इन्फ्लेमेशन होगी और जॉन्डिस के अंदर बाइल पिगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर खास पहचान रखिएगा। हेपेटाइटिस में लीवर इन्फ्लेमेशन है, 5 वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस की वजह बनते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं ये कंटेमिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हेपेटाइटिस ए एंड ई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। हुकवर्म है, पैरासाइटिक वर्म है, उसकी वजह से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल ये डिजीज है और इसके अंदर बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है हुकवर्म के अंदर, और ये हुकवर्म बॉडी के अंदर इंटर होता है थ्रू स्किन और जो है फीड के जरिए। ठीक है बेटे, पुअर सैनिटरी कंडीशंस इसकी काजेज है, वजह है हुकवर्म की। जॉन्डिस है जिसको आप यरकान कहते हैं, ये एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट ज्यादा हो जाती है और लीवर काम करना छोड़ देता है।
हेपेटाइटिस में लीवर इन्फ्लेमेशन है, इसमें लीवर सीजेस टू फंक्शन, लीवर काम करना छोड़ देता है। ठीक है बेटे, इसके अंदर आंखें पीली हो जाती हैं और पेशेंट जो है फील द जो है वीकनेस एंड आल्सो जो है फैटिग्यू, सर दर्द और थकावट फील करता है पेशेंट। किसमें? जॉन्डिस में। टाइफाइड है, ये भी बेटे टाइफाइड बुखार होता है और ये कंटेमिनेटेड वाटर से जो है स्प्रेड आउट होता है टाइफाइड, और ये भी मौलिक बीमारी है टाइफाइड। ठीक है बेटे, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 का पूरा ओवरव्यू। ठीक है, तो इस दफा बेटे आपका जो RT4 है उसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 दोनों आने हैं। अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिएगा और ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक थे वो मैंने आपको पूरे जो है रिवाइज करा दिए हैं। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।